हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए सीडीपी। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए है जिसमें 15 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 15 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा, आप देख रहे हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका होनी चाहिए एक शिक्षक की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको उसमें से आंसर बताना है। फर्स्ट है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, ठीक, तालमेल बैठाने वाले की। तो बताइए फर्स्ट का आप आंसर करें, क्या होगा? बाल विकास प्रशिक्षण शास्त्र है, ठीक है, सीटेट पेपर 1 के लिए। तो इसका फर्स्ट आंसर बताइए। तो फर्स्ट का राइट आंसर है सेकंड, दूसरा नंबर, ठीक है, सुगमकर्ता की है, ठीक है। यानी बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, यानी फैसिलिटेटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड नंबर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नहीं है। उच्च आत्मक्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो दूसरा का आप आंसर करें, सेकंड का राइट आंसर होगा सेकंड, दूसरा नंबर, ठीक है, यानी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। काल्सनिक का विचार था कि वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सके, यानी अपने कार्यों से योगदान दे सके, ठीक है, वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अतः निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो है कौन कौन सा ये जान लेते हैं। यानी उच्च आत्मक्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये प्रतिभाशाली बच्चों में होते हैं। नहीं होते हैं ये वाला, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आप देख रहे हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, हमेशा उनसे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसका थ्योरी जरूर पढ़ लें। तो तीसरा का आंसर करें, जिसका राइट आंसर है 4, अंतर्निहित संभावित दंड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कना का आधार दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। नैतिक तर्कना का जो आधार है वह दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड न मिले। अतः इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, शिक्षार्थियों मीन्स अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि मीन्स एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। 4 का आंसर करें, 4 का राइट आंसर होगा 4, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षक को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को
उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें कुछ थ्योरी भी मैंने दिया है, आप उस थ्योरी को पढ़ें जिससे आपको सीटेट में और सीडीपी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है ना, ये नहीं है पर ध्यान देना है, ठीक, बाकी सब ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। 5 का आंसर करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न अच्छे हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा आपका 3, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये है सही इसका उत्तर। लेकिन वास्तव में क्या होता है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, सबका अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे लिख रहा है क्या कि है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, तो ये छठा गया आंसर, ठीक। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सही है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, जी हाँ, विकास जो है सभी एक क्रम का पालन करते हैं, ज़रूर हैं, ठीक, लेकिन सभी में अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सही नहीं है। यानी सबसे पहले क्या होगा, बच्चा का जन्म होगा, तो वो कहीं भी रहे इंसान किसी भी दुनिया में, तो सबसे पहले बच्चा का जन्म ही होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो गुड़कना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ठीक है। तो कहीं का भी रहे तो इसी क्रम से ही होगा, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद सीधा वो चलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो विकास तथा अधिगम की गति सदैव एक समान नहीं होती है, इनकी गति में तीव्रता एवं मंदता अथवा उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति का करना चाहिए। तो 6 का आंसर करें। 6 का राइट आंसर है फर्स्ट। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जो होता है वो शिक्षण के अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। शिक्षण के समय भी आकलन होते रहता है। आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे। आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट थ्योरी बोलते हैं, समवैयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थ्योरी। ठीक, तो 7 का आंसर करें। 7 का राइट आंसर होगा आपका 4 अपसारी चिंतन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है यानी अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट, जिसके बहुत सारे मुंह खुले होते हैं। इसके जैसे क्वेश्चन किसी ने किया तो उसके क्वेश्चंस का जवाब तो एक ही होगा। ठीक है, तो ये होता है अभिसारी चिंतन, ऐसे एग्जाम्पल्स। और अपसारी चिंतन का है कि एक से अधिक। ठीक है, जैसे कहीं पे किसी जगह पे पहुंचना है मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई इस रास्ते से पहुंचेगा, कोई इस रास्ते से पहुंचेगा। ठीक, कोई हो सके नया रास्ता बना दे। तो यहाँ पे आने के अलग अलग तरीके से कोई आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ते से इसी रास्ते से सब जा रहे हैं। तो ऐसे चिंतन को हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। यानी सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानते हों। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो। अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं।
बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो 8 का आंसर करें। 8 का राइट आंसर होगा आपका 4। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ऊपर कर दिया हूँ 4। यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है बच्चे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से क्या होगा। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो 9 का आंसर करें। तो 9 का राइट आंसर होगा 4। ठीक, जिज्ञासु प्राणी है। मानव जो है वो कैसा प्राणी है, जिज्ञासु प्राणी है। बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यानी वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, इसलिए वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जिज्ञासु कहने का मतलब है कि वो बहुत सी चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। कोई भी चीज़ उनके दिमाग में आया या उनके मन में आया या किसी नए शब्द को सुने तो उसे वो जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, वो जानना चाहते हैं, तो उसे ही जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बताइए, 10 का आंसर करें। 10 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यानी जब कोई बच्चा सीखेगा तो सीखने में तो गलती होगी, है ना, तो त्रुटियां जो है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक, सेकंड नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। जब दंड नहीं देंगे तभी वो करेगा क्या, वो सीखना चाहे। सीखने के क्रम में गलतियां हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ठीक, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे, नहीं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात है, यानी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, इसे ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। बताइए 11 का आंसर करें आप। तो 11 का राइट आंसर है आपका 3, थर्ड। यानी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें।
इसमें मैं टिक लगा दूँ। चलिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें, यह आवश्यक है कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें तथा कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी, खाली स्थान पे भरना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से कौन आएगा? यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। कौन से विभिन्नता के कारण है? अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर, मूल्यों। बताइए, 12 का आंसर करें तो 12 का राइट आंसर होगा यहाँ पे अधिगम शैली, यानी उसके सीखने की शैली में भिन्नता है, उसके सीखने की शैली में भिन्नता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, अधिगम शैली। अधिगम शैली में भिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। इसलिए सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग काउंट कर रहे होंगे कितना सही टिक लगा पा रहे हैं और कितना सही नहीं जा पा रहा। खैर कोई बात नहीं, जो भी है प्रैक्टिस कीजिए, सब सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, यानी शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। 13 का आंसर करें तो चलिए 13 का आंसर को ढूंढते, इसमें से कौन सा हो सकता है। ठीक, यानी देखते हैं सबसे लास्ट वाला 4 नंबर, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करें। भाई जिस परिवेश से बालक आया है, ठीक है, तो उसकी अपनी मातृभाषा का तो प्रयोग करेगा ही, तो आप उसे दंडित करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा रूल भी नहीं है कि आप उसे दंडित कर सकें। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करना चाहिए, आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर पे आते हैं, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत ही सही बात बताया गया, तो सेकंड नंबर हो सकता है, बट फर्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक, तो जिसमें ये रहता है और यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछा हो तो चांसेस रहते हैं यही आंसर होगा। ठीक, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया 13 का दूसरा। भारत एक बहुभाषी देश है, अतः कक्षा 1 और 2 के शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। तो 14 का आंसर करें। 14 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जैविक विशिष्टताओं या वंशानुक्रम सूचनाओं से है। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट 15 नंबर, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते।
संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। 15 का आप आंसर करें। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं जो है सेकंड। दूसरा नंबर, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यानी जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है और इसकी पहुंच दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आज 15 क्वेश्चन से जाने देते हैं, जो 20-21 मिनट का हो चुका है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर हो सके आप लोग पसंद ना करें इसे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जो हमारे चैनल से आप जुड़े हैं। यदि आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट करके बताइए 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं, कितने आपने सही क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 15 क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें से CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।